अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवेल का थर्ड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग नॉवेल नेम के लिए कमेंट कर रहे हैं, नॉवेल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एंड में शो मैं मेंशन कर दूंगी या उस पार्ट के थंबनेल में मेंशन कर दूंगी। ओके, चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। हेलो चैंपियन। ओह डैडी। अस्सलाम वालेकुम। वो जैसे अचानक याद आने पर बोला था। उसके अंदाज पर अहमद मुस्कुरा दिया। वो भागता हुआ उसकी गोद में चढ़ा। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ डैडी, आप कैसे हैं? डैडी भी ठीक है। तो मेरा बच्चा कार्टून देख रहा था? जी डैडी, जोही मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही हैं, फिर हम टेरेस पर जाकर क्रिकेट खेलेंगे, उसने खुशी से कहते हुए अपना प्लान बताया। उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर उसके दिली सुकून मिला था। अस्सलाम वालेकुम। उसी वक्त वो लॉन्च में आई थी। ट्रे में फ्रेंच फ्राइज रखे, साथ ही केचप का नन्हा सा बाउल भी था। उसने ट्रे मेज पर रखी। अहमद ने गहरी निगाह उस पर डाली थी। सुर्ख रंग का सादा लिबास पहने, दुपट्टे पर सर पर जमाए, वो सादा और आम से चेहरे के बावजूद अहमद को दिल में उतरती महसूस हुई थी। उसकी निगाहों ने खाइफ होती वो मंजर से हटना चाहती थी। रोहान, आप डैडी से बातें करो, मैं नमाज पढ़ के आई, फिर हम चलेंगे टेरेस पे। ओके जोही, ये नमाज का टाइम तो नहीं है? हम नमाज तो पढ़ चुके हैं असर की, जिसमें 8 रकातें होती हैं। डैडी, आपको भी नमाज सिखाऊं? आपको पता है मैंने आज फजर की नमाज भी पढ़ी थी। अल्लाह ताला गिफ्ट देते हैं, नमाज पढ़ा करें आप भी। वो जोर से कहता है। अपने बाप की मालूमात में इजाफा कर रहा था। ज़ुहैरा जा चुकी थी और अहमद सोच की इंतहा गहराइयों में गर्क हो चुका था। शाम का पहर था। अहमद किसी काम से बाहर जाने के इरादे से उठा था तो कुछ सोचकर कदम दाएं जानिब जाती राहदारी पर टिक उठा दिए थे। वो शीशे का दरवाज़ा एक जानिब धकेलता अंदर दाखिल हुआ तो हर जानिब सन्नाटा महसूस हुआ था। वो मशलाती निगाहों से लिए आगे बढ़ रहा था। ज़ुहैरा के कमरे के करीब पहुंचा तो कमरा खाली पाया और फिर कुछ सोचकर कदम छत की जानिब जाती सीढ़ियों पर ही रख दिए। जो ही छत पे पहुंचा, एक गेंद पूरी कुव्वत से आकर उसके सीने पर लगी। ओह सॉरी। साथ ही ज़ुहैरा की नदामत ज़दा आवाज़ गूंजी थी। डैडी आर यू ओके? रोहान उसकी जानिब दौड़ा था। अरे ये नन्ही सी गेंद मेरा क्या बिगाड़ेगी? और वो उन दोनों को परेशान सूरत देखकर हंस दिया था। ये हकीकत भी थी, गेंद से लगने वाली चोट का उस पर रत्ती बराबर भी असर ना हुआ था। उसने निगाह ज़ुहैरा पर डाली जो उसकी जानिब देख रही थी। उसे अपनी जानिब देखता पाया तो निगाहें फेर ली थी। हम बाहर जा रहे हैं। वाओ, रोहान खुशी से उछल पड़ा था। तुम भी चल रही हो? मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, वो कहकर पलटने लगा था। मैं नहीं आऊँगी, वो संजीदगी से बोली थी। अहमद गहरी सांस लेकर पलटा। वो ऐसे ही किसी जुमले की तवक्को कर रहा था। रोहान, क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के बगैर ही इंजॉय करोगे? ये हमारे साथ नहीं आएंगी, उसने बराह रास्त रोहान की जानिब देखकर मासूमी से सवाल किया था। मैं तो ऐसा नहीं चाहता जोही, आप नहीं आ रही? रोहान ने रोनी सूरत बनाकर सवालिया निगाहों से ज़ुहैरा को देखा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है रोही, मैं आराम करूंगी। आपके साथ बाहर फिर किसी दिन चलूंगी, आज नहीं, उसने रोहान के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। ठीक है, वहीं से डॉक्टर के पास चलेंगे, अहमद शम्स ने कहा था। पर मुझे कहीं नहीं जाना, वो तुनक कर बोली थी। प्लीज़ चले ना जोही, प्लीज़, रोहान ने उसका हाथ थाम कर पुरइसरार लहजे में कहा था। उसकी मासूम सूरत और आंखों में आंसू, वो क्या करे? ठीक है, वो बेदर्दी से मुस्कुराई थी। अहमद ने पुरसुकून सांस खारिज की। रोहान ने याहू का नारा लगाया था। गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के करीब रुकी तो ज़ुहैरा सोचों के कलज्म से बाहर निकली। निगाहें आसपास दौड़ाई तो अगले लम्हे अहमद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। साथ ही रोहान भी उसका हाथ थाम कर उसे बाहर ले आया था। वो और रोहान अहमद के पीछे चल रहे थे। हम यहाँ क्यों आए हैं गुड़िया? शॉपिंग मॉल में लोग क्या करने आते हैं? अहमद पलट कर नरमी से सवाल किया था। उसने गुड़िया कहने पर वो सुलग कर रह गई थी। मजीद कोई सवाल ना करने का तनबिया करती वो खामोशी से उसके पीछे चलने लगी थी। डैडी, मुझे टेडी चाहिए। रोहान ने अहमद का हाथ पकड़कर उसकी तवज्जो एक टॉय शॉप की जानिब मुस्तमिल कर गई थी। अहमद ने अज़बात में सर हिलाया और उसकी तरफ बढ़ गया। नाचार वो भी उनके पीछे चल दी। टॉय शॉप में तकरीबन आधा घंटा गुजार कर दोनों बाप बेटों ने ढेरों खिलौने खरीदे थे। ज़ुहैरा बेजारी से शक्ल बनाए उनका साथ थी। उसका जी चाह रहा था वो चुटकी बजाकर खुद को इस मंजर से गायब कर दे। वो अहमद शम्स के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रोहान, उसका सर दर्द से फटने को था। हल्का बुखार तो उसे हकीकतन था ही, लेकिन अब उसकी तबीयत मजीद ख़राब हो रही थी। लेकिन वो कुछ भी कहने से गुरेज पा रही थी। कुछ देर बाद अहमद उन्हें बुटीक ले गया था, जहाँ
जनाना मलबूसात का ढेर था। तमाम लिबास बहुत ज़्यादा कीमती थे। जुहेरा निकाह के मुंसिबात से अपने लिए लिबास मुंतखब कर लो, अहमद ने कहा था। वो छटपटाकर उसकी जानिब देखने लगी थी। उसकी परेशानी वो भाग गया था। चंद दिन बाद नवाफ का निकाह है, वो सुकून से बोला था। जुहेरा को बुटीक की छत घूमती हुई महसूस हुई, पर उसने कमाल महारत से अपने तासुरात छुपा लिए। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेकार की जिद मत करो जुहेरा, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। चलिए यहाँ से, मुझे इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। ज़ब्त का मुजाहरा करने के बावजूद उसका लहजा भर गया था। अहमद ने गौर से उसका चेहरा देखा। चेहरा नकाहत ज़दा, आंखें सुर्ख हो रही थी। बेइख्तियार हाथ उसके माथे पर जा ठहरा था। उसे तेज़ बुखार था। अहमद का दिल चाहा अपना मुंह नोच ले। तबीयत खराबी की बात को वो न आने का बहाना समझ रहा था, लेकिन अब उसकी हालत पर वो तड़प कर रह गया था। तुम जुहेरा पागल तो नहीं हो? एक बार कह तो देती। वो गुस्सैले लहजे में बोला। उसके लहजे में गुस्से के साथ फिक्र का जहां आबाद था। जुहेरा ने खफगी से मुंह फेर लिया। चलो यहाँ से, वो कहकर बाहर की जानिब बढ़ा। दोनों से खेलता, इर्द गिर्द से यकसर बेनियाज था। जुहेरा सुस्त कदमों से उसके पीछे चलने लगी थी। वो उसके लेकर करीबी क्लिनिक में आया। डॉक्टर को दिखाने के बाद और एक मयारी होटल से खाना पैक करवाने के बाद वो दोनों घर को ले आया था। अपना ख्याल रखना, खाना खाने के बाद दवा लेना, मैं थोड़ी देर तक आकर पूछता हूँ। जुहेरा कोई भी जवाब दिए बगैर अंदर की जानिब बढ़ गई थी। वो कमरे के बाहर खड़ा दस्तक दे रहा था। अंदर आ जाइए। अहमद ने दरवाजे का नॉब घुमाया और कदम अंदर रखे। वो पलंग पर बैठी नजर आई। उसे देखकर दुपट्टा ठीक करते हुए पलंग से उतरने लगी। हाँ, बैठी रहो। तबीयत कैसी है अब? वो वहीं खड़े खड़े उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा था। दवा खाने के बाद अब बेहतर हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो बगैर किसी तासुर के बोली थी। मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करता हूँ। तुम्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होनी चाहिए, वो नरमी से कहता पलटने लगा था। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ये मेरा हुक्म है। जाते जाते रुक कर कहा था। मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ मिस्टर अहमद शम्स खान। उसका लहजा आतिश हुआ था। अगर नहीं हो तो फ़कत चंद दिन का और इंतज़ार कर लो, मेरे हुक्म की पाबंद भी हो जाओगी। वो मुस्कुराया और कमरे से निकल गया था। अंदर कमरे में जुहेरा पेचोताप खाती रह गई थी। वो एक साफ सुथरा ऑफिस था जहां एक अधेड़ उम्र शख्स इत्मीनान से बैठा चाय नोश फरमा रहा था। अचानक ऑफिस का दरवाज़ा खुला और कांता अंदर दाखिल हुई। इस पर निगाह पड़ते ही उस शख्स का चेहरा इत्मीनान से गधे के सर पर सींग की मिसाल देता नजर आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? गेट लॉस्ट, फौरन निकलो यहाँ से। नादिर, नादिर। वो अपनी जगह से उठकर चिल्लाने लगे थे। डैड प्लीज़ मेरी बात तो सुने। कोई बात नहीं सुनूंगा, दफा हो जाओ। वो हलक के बल चिल्लाए थे। उनका चेहरा शिद्दत तेज के बाइस सुर्ख हो रहा था। डैड प्लीज़, एक बार प्लीज़, कांता गिड़गिड़ाई थी। मैंने कहा निकलो इधर से। वो मेज़ के पीछे से निकल कर आए और उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धकेलने लगे थे। डैड प्लीज़, एक बार मेरी बात तो सुने आप। मुझे अहमद शम्स ने तलाक दे दी है, वो तेज़ी से बोली। एक लम्हे को मोहसिन कुरैशी साहब चौंके, मगर अगले ही लम्हे उनका चेहरा मज़ीद तेज ज़्यादा नज़र आने लगा था। कांता, जाओ यहाँ से। तुम्हारे भाई देखेगा तो जान ले लेगा तुम्हारी। गो नाउ। मैं ऐसा नहीं जाऊंगी डैडी, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका तो दें। मैं अहमद के खिलाफ सारे सबूत आपको दूंगी, आई प्रॉमिस। वो लहाजत से बोली थी। कैसे सबूत? मोहसिन कुरैशी साकत हुए थे। सारे सबूत, मेरा यकीन करें। वो उन दोनों का हाथ पकड़कर बोली थी। वो उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली थी। बैठो। उन्होंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो किचन में खड़ी दूध उबाल रही थी जब किचन के दरवाजे पर दस्तक हुई। पलट कर देखा तो अहमद शम्स को खड़ा पाया था। वो उसे देखकर मुस्कुराया। वो बगैर मुस्कुराए उसे देखती रही। क्या कर रही हो? रूहान के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, नपा तुला जवाब देकर वो गिलास में दूध निकालने लगी थी। लाओ मुझे दे दो, मैं उसे पिला दूंगा। तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी तैयार करो। जुहेरा ने गिलास मेज़ पर रखा और कॉफ़ी बनाने लगी थी। अहमद रूहान का दूध लेकर बावर्ची खाने से निकल गया था। अजीब इंसान है, सन की कहीं का। हुक्म तो ऐसे चलाते हैं जैसे मुझे खरीद लिया हो, पागल आदमी। जुहेरा मुंह उठाकर उसकी तरफ चला आता है। उसे तो सुकून ही नहीं। जुहेरा खाना खा लिया, जुहेरा दवा खा ली, जुहेरा अपनी कब्र खोद ली, जुहेरा अपना कफन बांध लिया। ये तो मुझे सुख के सांस ही नहीं लेने देते। पता नहीं कहाँ फंसा दिया है अल्लाह जी। वो जो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, एक आवाज़ पर साकत सी हो गई थी। अहमद जो चीनी कम होने के बायस चीनी लेने आया था,
उसके पीछे चुपचाप खड़ा उसकी बड़बड़ाहट सुनने लगा। उसके चुप होते ही हल्का सा खंगारा। ज़ुहैरा करंट खाकर पलटी। आप वापस कैसे? वो हड़बड़ाकर पूछने लगी। चीनी कम है दूध में, अगर मुझे कोसने से फुर्सत मिल गई हो तो डाल दो, वो नरमी से बोला था। अलबत्ता आंखें मुस्कुरा रही थी। क्या आपने सब कुछ सुन लिया? वो बौखलाहट में अजीब अंदाज लिए उससे पूछने लगी थी। अहमर के चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ने लगी जिसने उसे बामुश्किल जब्त किया। चीनी? जी ये लीजिए चीनी। उसने जल्दी से चीनी का डिब्बा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया था। क्या मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा? लड़की, चम्मच लो और दूध में डालो, अहमर की उसकी बौखलाहट से महसूस होता हुआ बोला था। ज़ुहैरा शर्मिंदगी से सर हिलाकर जल्दी जल्दी चीनी निकालने लगी। अहमर शम्स बामुश्किल हंसी जब्त किए उसकी शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। उस छोटी सी लड़की का हर रंग खूबसूरत था, यह शायद उसे लगता था। उफ खुदाया, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? काश मैं खुद पर काबू रख पाती। सब कुछ सुन लिया उन्होंने? सब कुछ? या अल्लाह, मैं अब उनका सामना किस मुंह से करूंगी? वो बड़बड़ाती हुई लॉन्च में इधर से उधर टहल रही थी। उसी मुंह से करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा सामना करने के लिए किराए का मुंह तो मिलने से रहा। वो उसी वक्त लॉन्च में आया था। आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और आपके कान हैं या सांप के जो सब कुछ सुन लेते हैं? वो तुनक कर बोली थी। खुदा का खौफ करो लड़की, भला मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ूंगा? और ये जो तुम इतना ऊंचा बड़बड़ाती हो ना, आवाज़ 4 घर छोड़कर कुद्दूसी साहब के घर तक भी पहुंच सकती है। फिर मैं तो इसी छत के नीचे रहता हूँ, वो सुकून से बोला था। प्लीज़ आप चले ही जाएं यहाँ से, वो जिद होकर बोली थी। वैसे एक बात कहूँ, अगर कोई शख्स मुझे ज़रा टेढ़ी निगाह से भी देख लेता है तो मैं उसके 4-6 दांत तो तोड़ने बगैर सुकून की सांस नहीं लेता था। उसे तुम मेरी बचपन की बुरी आदत कह सकती हो। वो अब संजीदा था। लेकिन ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ज़ुहैरा ने सवाल किया था। इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, वो कंधे उचकाकर बोला और वहाँ से चला गया। ज़ुहैरा हैरत में डूबी वहीं खड़े उसे जाता देखने लगी थी। अजीब ही है, कंधे उचकाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अहमर हॉल में टहल रहा था, एक हाथ में सिगरेट और दूसरी में चेहरा यूं जैसे किसी गहरी उलझन का शिकार हो। लब भींचे हुए और पेशानी पर अनगिनत बल थे। तभी दरवाजे पर जरा सी आहट हुई। वो नवाफ था। भाई, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अहमर चौंका और सर हिलाकर अंदर आने की इजाज़त दी थी। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? नवाफ झिझक कर पूछने लगा था। बिल्कुल, आओ बैठो। अहमर सोफे की जानिब बढ़ा। नवाफ भी उसी के साथ जा बैठा। कल निकाह है, नवाफ ने बात का आगाज़ किया। अहमर खामोशी से देखता रहा। वो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या मैं और मारूख यही रह सकते हैं घर में? हरगिज़ नहीं, इस घर में ज़ुहैरा के अलावा और कहीं नहीं रह सकता। और वैसे भी कल मैं भी निकाह कर रहा हूँ, उसने रुसान से कहकर नवाफ के सर पर धमाके के साथ धमाका किया था। क्या आप और ज़ुहैरा? हाँ, मैं उसी से निकाह कर रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या वो राज़ी है? नवाफ अजीब उलझन और परेशानी का शिकार हुआ था। नहीं, लेकिन मुझे यकीन है वक्त गुजरने के साथ उसे मालूम हो जाएगा कि यही एक बेहतरीन फ़ैसला था। और वैसे भी मैं उसकी भलाई ही चाहता हूँ। मेरे साथ वो महफूज और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन मैं कम से कम तुमसे इस मामले में किसी राय का तलबगार नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसे अल्फाज मुझे तेज ज़दा करते हैं। अब हम तुम्हारे मसाइल की तरफ आते हैं। रिहाइश का मसला, तो मैंने बेले व्यू वाला घर तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम अपनी बीवी को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ। मेरी तरफ से शादी का तोहफा। नवाफ की आंखें बेयकीनी से फैल गई थीं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरा तुम्हारा मजाक है? क्या तुम मेरे बचपन के लंगोटे यार हो? अहमद शम्स ने आईब्रोज खाकर सवाल किया था। नहीं, मेरा मतलब वो घर 4.5 करोड़ का है भाई। इतना महंगा घर? नवाफ अभी तक बेयकीन था। तोहफे की कीमत नहीं जांचते। अहमद ने उसका कंधा थपथपाया था। और मेरे होने वाली बीवी तो इतनी मासूम है कि चॉकलेट से ही खुश हो जाएगी। अहमद मुस्कुराया। नवाफ हैरत ज़दा सा बैठा अभी तक उसी को देख रहा था। शाम तक उनके लिबास आ जाएंगे। मैंने एडवांस पेमेंट कर दी है और जो बाकी रही अदा कर देना। ये रख लो। अहमद ने मोटी सी रकम नवाफ के हवाले की और हाँ, हॉल से निकल गया था। नवाफ गहरी सोच में गुम नज़र आ रहा था। कांता पलखाई हुई नागिन की मान लग रही थी। खूबसूरत नकुश कहर की 22 बदसूरत का आंसर लिए हुए थे। निकाह करोगे तुम? हाँ, निकाह करोगे। करने देती हूँ तुम्हें निकाह। जेल के पीछे सालों ना सड़वाया। मेरा नाम भी कांता नहीं। अहमद शम्स, तुम्हारी बर्बादी करीब है। वो नफरत से बड़बड़ाती हुई मोबाइल निकालने लगी थी। हेलो डैड, क्या बना? कब तक वो मनहूस शख्स गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अभी कुछ कह नहीं सकते।
कोई गली का गुंडा नहीं है जो जाकर उठा लाए, लेकिन प्रूफ्स दे चुकी हूँ मैं आपको। वो दबे दबे गुस्से में चीखी थी। प्रूफ्स पेश पर्दा लोग उसके साथ बने हैं और कोई भी उससे दुश्मनी मोल नहीं का रिस्क नहीं ले सकता है। वो डूबा तो 7 सैकड़ों को ले डूबेगा, लेकिन कोशिश यही है कि इस बार सांप भी मर जाए। कुछ देर मजीद इंतज़ार करो। ओके, कांता ने कहकर कॉल कट कर दी थी। अहमद शम्स हॉल में खड़ा नवाफ की लाए गए लिबास देख रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो तस्वुर में ही जुहैरा को सफ़ेद मोतियों से सजी लिबास में देख रहा था और ये उसके लिए दुनिया का हसीन तरीन मनाजर में से एक था। भाई, कौन सा लिबास आपने जुहैरा के लिए मुंतखब किया है? नवाफ ने सवाल किया था। अहमद खूबसूरती दुनिया में खोया हुआ था और आवाज़ पर चौंक गया था। सबसे पहली बात कि वो अब मेरी बीवी बनने जा रही है, सो आइंदा तुम्हारी ज़ुबान से उसका नाम ना सुनो। भाभी कह सकते हो। और हाँ, ये सफ़ेद मोतियों वाला लिबास तुम्हारी होने वाली भाभी का है, जबकि दूसरा तुम्हारी होने वाली बीवी का है। दुल्हन के घर ये लिबास और बाकी सामान भिजवा दो, फिर जाकर अपने लिए खरीदारी कर लेना। उसे हिदायत देता हुआ वो हॉल से निकल गया था। नवाफ को उसका अंदाज अजीब लगा। क्या अहमद ने उसे जुहैरा के लिए बिल्कुल पराया कर दिया है? क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं उसका नाम भी ले सकूं? क्या ये सब दुरुस्त है? वो खुद से महज गुफ्तगू था, शायद इस बात से गाफिल भी कि हालात को उस रुख पर लाने का जिम्मेदार वो खुद ही था। वो एक सुलगती हुई हकीकत ये भी थी कि वो अहमद के आगे बिल्कुल बेबस था। उसके हुक्म की पाबंदी का सोवा उसे आखिर कर भी क्या सकता था। वो नवाफ आलम था, अहमद शम्स नहीं था, और अहमद शम्स हो भी नहीं सकता था, क्योंकि अहमद शम्स होना कोई आम बात तो ना थी। अहमद शम्स लिबास और दीगर शॉपिंग बैग उठाए दूसरे हिस्से में दाखिल हुआ। सामने ही लॉन्च में उसे जुहैरा कोई किताब पढ़ती हुई दिखाई दी। गुड आफ्टरनून, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। जुहैरा ने चौंक कर उसे देखा। उसके हाथ में सामान देखकर वो उलझी थी। अहमद शम्स ने लिबास सोफे पर रखा, करीब ही बाकी सामान रखकर वो सोफे पर बैठा था। पूछो कि नहीं, ये क्या है? वो मुस्कुराया था। क्या है? जुहैरा ने सवारे निगाहों से उसकी तरफ देखा। निकाह का जोड़ा तो जाकर नवाफ की होने वाली बीवी को दें, यहाँ क्यों ले आए हैं? वो तुनक कर बोली थी। मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये नवाफ की नहीं, मेरी होने वाली बीवी के लिए है, यानी कि तुम्हारे लिए। वो सुकून से बोला था। अहमद की बात सुनकर जुहैरा को हैरत का शदीद झटका लगा। वो नागवारी से अहमद की तरफ देखने लगी। क्या बकवास है ये? जुहैरा की आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। रिलैक्स जुहैरा। नहीं, क्यों रिलैक्स करूँ मैं? आखिर आपने सोच भी कैसे लिया कि मतलब हद हो गई है, मैं आपसे निकाह करूँगी? क्यों नहीं सोच सकता मैं ऐसा? और इतना भड़कने की क्या बात है? निकाह करने की बात की है, गुनाह करने की नहीं। अहमद संजीदगी से बोला था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस सब में, मुझे नहीं करना निकाह, समझ गए आप? वो बामुश्किल अपनी आवाज़ धीमी रख रही थी। मारे गुस्से के उसका सांस फूल रहा था। तुम्हारी दिलचस्पी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। निकाह आज ही होगा और ज़रूर होगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे हक़ में एक बेहतर फ़ैसला करूं। नवाफ का निकाह है शाम को, मगर इसके निकाह में शिरकत करने से कबल मैं अपने निकाह नामे पर तुम्हारे साथ दस्तखत करूंगा। तुम उसके निकाह में मेरी मनकूहा बनकर जाओगी, उसकी भाभी बनकर, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आप मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला इस तरह नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और कर चुका हूँ, यही होगा। अहमद का लहजा कताअत से भरपूर था। मिस्टर अहमद शम्स, रिश्ते मजाक नहीं होते। जुहैरा गुस्से से चिल्लाई थी। आवाज़ धीमी रखो, अहमद शम्स ने नरमी से कहा था। नहीं रखूंगी आवाज़ धीमी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए भी। अभी चंद दिन कबल आप अपनी उस बीवी को तलाक देकर आए हैं जिससे मोहब्बत की शादी की थी आपने, और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि हमारा निकाह है। आपका दिमाग दुरुस्त है? उसका बस नहीं चल रहा था उस शख्स को कहीं गायब ही कर दे। इसमें गलत क्या है? निकाह कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, नाम दे रहा हूँ, अपना इज्जत दे रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? मैं नहीं चाहता कि नवाफ के निकाह में तुम उसकी साबका रिश्ता मंगेतर के तौर पर शिरकत करो। तुम उसके निकाह में जुहैरा अहमद शम्स के तौर पर शिरकत करोगी, और ऐसा ही होगा। जुहैरा चंद लम्हे के लिए खामोश रह गई थी। लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम इनकार क्यों करोगी? कोई ठोस वजह बताओ। क्या मैं बुरा हूँ? अहमद ने सवाल किया था। जी बिल्कुल, आप बुरे हैं। जुहैरा ने उसकी आवाज़ में देखकर जवाब दिया। उसके इस कदर साफ गोई पर अहमद एक पल को शद्दत रह गया था। फिर उसकी आंखों में जुगनू चमके। और कोई वजह? अहमद शम्स मुस्कुराया था। मुजरिम हैं आप, जालिम हैं। अच्छा, तो क्या जालिम क्या है? तो क्या जुल्म किया है तुम पर? वो हंस दिया।
इस जंग में वो लुत्फ महसूस कर रहा था। ज़बरदस्ती निकाह कर रहे हैं, ये जुल्म नहीं है। ज़ुहैरा को उसकी हंसी चुभ रही थी। वो गुस्सैले लहजे में बोली थी, मेरा यकीन करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। मैं नहीं चाहता लोग तुम्हारे बारे में कोई बात सोचें, इसीलिए यही बेहतर है कि तुम इस घर में एक मजबूत हैसियत से रहो। मुझे तुमसे कोई गरज नहीं है, ना किसी गरज से निकाह कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारा नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ निकाह कर रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, इज्जत करूँगा, हिफाजत करूँगा। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल ऐसे ही रहोगी, यहीं रहोगी। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, ज़ुहैरा ने झिझक कर कहा था। बिल्कुल जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा ना, मैं किसी गरज के लिए ये नहीं कर रहा। तो फिर? ज़ुहैरा ने उलझ कर उसकी तरफ देखा। अहमद हंस पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि तुम समझ सकोगी भी या नहीं। क्यों? क्या मैं 5 साल की बच्ची हूँ जो समझ नहीं सकती? ज़ुहैरा का गुस्से से सुर्ख चेहरा उसे मज़ीद सुर्ख हुआ था। अहमद फिर हंस पड़ा। क्यों बेवजह बात बात पर दांत निकाल रहे हैं? आखिर आप मेरी किस बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, वो गुस्से से चिल्ला उठी थी। उसकी बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर में तुम्हारे ये कड़वे कसीरे लहजे बर्दाश्त कैसे कर लेता हूँ। अहमद ने कटीली निगाहों से ज़ुहैरा की तरफ देखकर कहा था। ज़ुहैरा अब भी गुस्सैली निगाहों से उसे ही देख रही थी। लगता है हमारी दूसरी मुलाकात भूल गई हो, है ना? तो क्या अब भी मुझे उस कबाड़ खाने में कैद कर देंगे? ज़ुहैरा ने मासूमियत से सवाल किया था। उसके चेहरे का रंग एक पल को जर्द पड़ा। उसके अंदाज पर अहमद बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब भी से क्या मतलब है? अब ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं था? अहमद ने आईब्रो उचकाकर सवाल किया। मुझे क्या पता, ज़ुहैरा नज़रें चुराकर बोली थी। खैर छोड़ो ये बातें। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन आ जाएगी। निकाह के बाद हम नवाब के निकाह में जाएंगे, जो कि होटल में होगा। मेरी काफ़ी सारे मेहमान होंगे वहाँ, तो कोई बचकाना हरकत मत करना, ओके? लेकिन मुझे निकाह नहीं करना, वो एहतजाज लहजे में बोली थी। हाँ, इस बारे में हम बाद में, यानी निकाह के बाद बात करेंगे, अहमद ने कहा। निकाह के बाद? अहमद, मुझे निकाह नहीं करना, इस बारे में आप मुझसे निकाह करने के बाद बात करेंगे? ज़ुहैरा का दिल चाहा उस शख्स का मुंह तोड़ दे। अहमद मुस्कुराता हुआ वहाँ से उठकर रूहान के कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़ुहैरा उलझन में घिरी गुस्सैली निगाहों से उसकी पुश्त को घूरती रह गई। वो सिंगार मेज़ के सामने बैठी थी, तैयार तकरीबन मुकम्मल थी। ब्यूटिशियन उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। ज़ुहैरा दंग निगाहों से अपने अक्स को घूर रही थी। क्या शीशे में नज़र आने वाला अक्स उसी का अपना था? वो बेयकीनी से दिल ही दिल में खुद से कई बार ये सवाल कर चुकी थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे सफ़ेद मोतियों से सजा खूबसूरत और कीमती गाउन उसी के लिए तख्लीक किया गया हो। उसने कभी ख्वाब में भी अपने लिए हीरे जड़े जेवरात तसव्वुर नहीं किए थे। आज से कबल उसने काजल के सिवा किसी मेकअप का सामान इस्तेमाल तक नहीं किया था, और आज इन हालात में ये सब कुछ भी उसे किसी किस्म की खुशी का एहसास नहीं दिला रहे थे। किस कदर सितम ज़र्फ़ी थी ये कुदरत की। वो आईने में ज़ाहिर अपने अक्स का निगाहें जमाए खुद से ये सवाल कर रही थी, और बार बार कर रही थी। आप लोगों का काम ख़त्म हो गया तो आप लोग जा सकते हैं, नौरा बुआ ने कमरे में दाखिल होकर कहा। लड़कियां सर हिलाकर अपना सामान समेटने लगी। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया तो बहुत हसीन लग रही है, नूरा बुआ ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। ज़ुहैरा फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। उदास नहीं होते बेटा, तुम्हारे हक में शायद यही बेहतर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो अपने नेक बंदों के लिए हमेशा बेहतरीन ही चुनता है, नूरा बुआ नरमी से बोली थी। लेकिन बुआ, मैं और अहमद शम्स तो एक सिक्के के 2 रुख हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के नाम से मेरी माँ मुझे बचपन में डराया करती थी, वो किसी दिन मेरा शौहर बन जाएगा। गुस्से का तेज है, इतना बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। अगर इतना ही बुरा होता तो इतने महीनों से तुम्हें इतनी इज्जत और हिफाजत से अपने घर में रखता। अगर बुरा होता तो भला इतनी चाव से निकाह करता, दुनिया के सामने इज्जत से अपना नाम करता। और रही उम्र, तो हमारे ज़माने में मर्द तो 20-20 साल बड़े हुआ करते थे, तो ये भी तो 17 साल बड़े हैं ना। क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, मर्द की उम्र कौन देखता है। वैसे तुम्हारे साथ बहुत सचता है अहमद, नूरा बुआ मुस्कुराई थी। मुझे यकीन है बहुत खुश रखेगा तुम्हें। लेकिन बुआ, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो मेरी बच्ची, चलो अब बैठ जाओ, कुछ देर में ही निकाह ख्वाह आते होंगे, नूरा बुआ ने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा था। ज़ुहैरा को अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। आने वाले वक्त का तस्वुर ही उसकी धड़कनें थमा रहा था। या अल्लाह, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। बेइख्तियार दिल से अल्लाह को पुकारने लगी। एक आंसू उसकी आंख से बहकर उसके गाल को भिगो गया था। वो सर झुकाए सोफे पर बैठी थी जब अहमद शम्स निकाह ख्वाह दावर और नवाब की मुईद में कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद कॉटन के घेरदार शलवार सूट पहने,
सर पर सफ़ेद दस्तार बंधे वो इंतहाई पुरकशिश दिखाई दे रहा था, तरोताज़ा और बेहद खुश नज़र आ रहा था। वो उसके बराबर में आकर बैठा तो ज़ुहैरा का दिल उछलकर हलक में आ गया। धड़कते दिल को संभालते हुए कनखियों से बराबर बैठे शख्स को देखा, जो लाखों में भी अपनी पुरकशिश शख्सियत के बायस मुनफरिद दिखाई देता था। आखिर उसने अपने लिए उसे ही क्यों चुना? क्या मैं इतनी हसीन हूँ? यकीनन नहीं। फिर क्यों? ज़ुहैरा बिनते अमीन सिद्दीकी, क्या आपको अहमद शम्स बिनते सुल्तान शम्स आफरीदी से हक महर में शम्स विला के इवज़ ये निकाह कबूल है? निकाह हुआ की आवाज़ पर ज़ुहैरा चौंक कर अहमद शम्स को देखने लगी। वो मुस्कुरा रहा था। ज़ुहैरा फ़ौरन नज़रें चुराकर निकाह हुआ की जानिब देखने लगी। क्या निकाह कबूल है बेटा आपको? नवाफ और दिलावर ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर अहमद शम्स को। वो पुरसुकून था जिसे यकीन हो कि वो इनकार नहीं करेगी। बेटा आपको निकाह कबूल है? निकाह हुआ ने दोबारा सवाल किया था। ज़ुहैरा ने आहिस्ते से जज्बात में सर हिलाया। जी। नवाफ ने हैरत से दावर को देखा और दावर ने कंधे उचका दिए। वहाँ हैरत सिर्फ नवाफ को ही हो रही थी। अहमद शम्स मुस्कुराते हुए निकाह की कार्रवाई देख रहा था। चंद लम्हे बाद निकाह हुआ ने अहमद शम्स से रजामंदी लेकर निकाह नामा उसके सामने रख दिया। अहमद ने कलम उठाकर मुस्कुराते हुए उसे पेश किया। ज़ुहैरा ने जालीदार घूंघट के अंदर से उसे खफगी से देखते हुए कलम हाथ में लिया और लरसते हाथों से दस्तखत करने लगी। अहमद गहरी दिलचस्पी से उसकी हरकत करते हाथों को देख रहा था। मुबारक हो भाई। निकाह मुकम्मल होते ही दावर और नवाफ ने एक साथ कहा। तुम दोनों को भी बहुत मुबारक हो। वो मुस्कुराकर बोला था। मुबारक हो गुड़िया। जाते हुए अहमद उसका गाल थपथपाकर कमरे से निकल गया। ज़ुहैरा खामोशी से बैठी रही। शायद उनको मैं पसंद नहीं आई, इसीलिए तो तारीफ भी नहीं की। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी और फिर उसे अपनी ही सोच पर बेहद तेज आया। भला मैं ये क्यों सोच रही हूँ? अच्छा हुआ जो पसंद नहीं आई। इतना खर्चा इसीलिए तो किया मेरे आम से सूरत हसीन लगे, लेकिन अफसोस उनकी सारी मेहनत बेकार गई। बहुत अच्छा हुआ। वो बड़बड़ा रही थी। अहमद निकाह हुआ को गवाहों को हॉल में छोड़कर वापस आया तो उसकी बड़बड़ाहट जारी थी, जिसे अहमद मुस्कुराते हुए सुन रहा था। वैसे क्या मैं इतना खौफनाक हूँ कि माई मेरे नाम से अपने बच्चों को डराती हैं? देखो ज़रा मेरी तरफ। अहमद की मुस्कुराती आवाज़ पर वो करंट खाकर पलटी। आपने मेरा मतलब सब कुछ सुन लिया था? वो मुंह खोले उसे देख रही थी। हाँ सुना था। वो हंसा। अच्छा तो मैंने इतना खर्चा इसीलिए किया है कि तुम हसीन लगो, और इसके बावजूद तुम हसीन नहीं लग रही। ज़ुहैरा शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ने लगी थी। अहमद कदम कदम चलता उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। ज़ुहैरा उम्र में ही नहीं कद में भी उससे बहुत छोटी थी। तुम पर सफ़ेद रंग जचता है, इसीलिए मैंने इसी दिन सोच लिया था कि निकाह में तुम्हारे लिए सफ़ेद लिबास बनवाऊं, और मैंने तुम्हारे तसव्वुर नहीं किया था कि मेरी गुड़िया इतनी हसीन लगेगी। ज़ुहैरा का सांस रुका। थूक निकल कर उसने हलक तर करने की कोशिश की थी। तुम कह रही थी ना कि मैंने मोहब्बत की शादी की थी? हाँ मैंने मोहब्बत की शादी की थी। बहुत हसीन थी मेरी बीवी, बहुत पढ़ी लिखी, बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जैसे मुझे पसंद थी। मैं पहली बार में ही दिल में उतर गई थी। मैंने उसे शादी की, इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, हर आसाइश दी, वफ़ा दी, पर उसने मेरी मोहब्बत का इस्तेहाल किया, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया। बस फिर वो मेरे दिल से उतर गई थी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में भी रहने नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बोझ और एक तल्ख बाब अख्तमाम पर परीज़ हुआ है। और फिर तुम मिली। पहली मुलाकात में तुम पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत बुरी लगी थी तुम मुझे। ज़ुहैरा आंखों में मासूमियत और तजस्सुस लिए उसे देख रही थी। और दूसरी मुलाकात में तुम मुझे पहली मुलाकात से भी ज़्यादा बुरी लगी थी। वह मुस्कुराया। ज़ुहैरा की आंखों में खफगी उतर आई। और तीसरी मुलाकात में तो नफ़रत ही हो गई है ना? वो गुस्सैले लहजे में पूछ रही थी। नहीं, तीसरी मुलाकात में मुझे तुम बिल्कुल मामूली सी अच्छी सी लगी थी, जब तुम रोते हुए यहाँ आई थी और इतने मर्दों को देखकर सटपटाकर अपना दुपट्टा संभाल रही थी। इस पर ज़रा सी अच्छी लगी थी तुम मुझे, और उसके बाद हर पल मेरे जहन में डेरा जमा लिया। कब कैसे मेरी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बनी मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तुम्हारा किरदार, मासूमियत और सादगी से मोहब्बत हो गई, तुम्हारे चेहरे से नहीं। वो इन सब मसनूआत से एक तरफ तुम मुझे हर रूप में पसंद हो। जब नमाज़ पढ़ती हो तो बिल्कुल फ़रिश्ता लगती हो। तुम्हारी मासूमियत और पाकीज़गी हर लम्हा मेरे दिल में तुम्हारी इज़्ज़त और कद बढ़ा देती है। वो लहजा मोहब्बत था, वो पल मोहब्बत था, वो शख्स मोहब्बत था। वो दिल में उतरी थी, दिल से निकली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन तुम रूह की मकीन हो, रूह में बस गई हो। रूह से निकलने की कोशिश करोगी तो अहमद शम्स भी नहीं जी पाएगा। ज़ुहैरा बेयकीनी से उसका चेहरा तक रही थी।
कौन था ये शख्स और क्या कह रहा था? क्या वो अहमद शम्स था और उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था? क्या ऐसा मुमकिन था? क्या वो अहमद शम्स ही था? हाँ, वो वही था जिसने उसकी हर पुकार पर उसका साथ दिया था, जिसने कभी उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा था, जिसने भरी दुनिया में सबसे बढ़कर उसका साथ दिया था और अब जिसे अल्लाह ने उसके लिए चुन लिया था। हाँ, अहमद शम्स ही था वो। चलता हूँ अब। से निकाह तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसीलिए इसके सिवा मुझे कुछ दरकार नहीं है। वो नरमी से उसका गाल थपथपाकर कमरे से निकल गया था। ज़ुहैरा के लब मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। भाई तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे सारी दुनिया का खजाना जीत लिया हो, नवाफ मुंह बनाकर बोला था। क्या उन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ तेरी मंगेतर ही मिली थी? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि उन्होंने ज़ुहैरा से शादी कर ली है। और तो और वो घर भी उसको हक महर में दे दिया है। तेरी कज़िन तो बैठे बैठे करोड़पति बन गई है। क्या किस्मत पाई है। डावर भी नाखुश लग रहा था। तुम दोनों को क्या मसला है? भाई खुश हैं तो बस बात ख़त्म। खावर ने कंधे उचकाए थे। और मेरे ख्याल में मारूक और ज़ैनब से तो बेहतर ही हैं भाभी। 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, बापर्दा हैं, घरदारी में माहिर हैं, समझदार हैं। मारूक को तो पहले कलमा भी नहीं आता होगा ठीक से। खावर ने साफ गोई की हद करते हुए उन दोनों को हैरान कर दिया था। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा? हाँ बोल रहा हूँ तो क्या हुआ? सच तो सच होता है ना। मुझे तो बस एक चीज़ हौला रही है। ये पाकीज़ा बीबी नवाफ को तो नहीं सुधार सकी। भाई तो पागल हुआ पड़ा है। मस्जिद में डेरा ही न डाल ले, दावर ने कहा था। नामुमकिन। नवाफ पर पूरी यकीन था। तुम लोग यहाँ खड़े बातें बना रहे हो, बाहर काम का क्या मेरा बाप आकर देखेगा? अहमद शम्स जाने कब से उनकी बातें सुन रहा था, दृष्टि से कहा था। वो तीनों सटपटाकर पलटे और चोर निगाहों से अहमद शम्स की तरफ देखने लगे। बिलाल निगरानी कर रहा है लंगर की। सारे काम ख़त्म कर लिए हैं भाई, नवाफ ने मुअद्दिब लहजे में कहा था। तू जाकर तैयारी कर, निकलना है हमें। और सुन लो तीनों कान खोलकर, आइंदा किसी के मुंह से अपनी बीवी का जिक्र ना सुनो। उम्मीद है तुम तीनों में से कोई अपनी ज़बान कटवाना पसंद नहीं करेगा। उखड़े लहजे में कहकर वो पलट गया था। ज़ुहैरा सोफे पर बैठी अपनी अंगूठी से खेल रही थी। चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट किए हुए थी। उन्होंने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। ज़ुहैरा ने खुद से सवाल किया, क्या ऐसा मुमकिन है? वो मुस्कुराई। उसी पल नूरा बुआ कमरे में दाखिल हुई। उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुरा दी। माशाअल्लाह, नज़र बद से महफूज रहो। ज़ुहैरा के चेहरे पर शर्मकीन सी मुस्कान ज़ाहिर हो गई थी। बुआ, अहमद कह रहे थे कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ये कि मैं उनके लिए बहुत अहम हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है? तुम ये सवाल अपने आप से क्यों नहीं पूछ लेती? नूरा बुआ मुस्कुराते हुए बोली थी। क्या मैं अच्छी हूँ? क्या मैं इस काबिल हूँ कि कोई मुझसे मोहब्बत करे? वो उलझन का शिकार थी। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो बहुत मासूम और प्यारी गुड़िया हो। बहुत खुशकिस्मत है अहमद शम्स जिसे तुम जैसी मासूम सी गुड़िया मिली। क्या आप सच कह रही हैं बुआ? वो अब भी बेयकीन थी। अगर ऐसा था तो नवाफ ने उसे क्यों ठुकराया? बिल्कुल बुआ, सच कह रही है। इसी वक्त अहमद कमरे में दाखिल हुआ। अब वो सियाह सूट में मलबूस था। आप हमेशा छुपकर सारी बातें क्यों सुनते हैं? ज़ुहैरा ने चेहरे के तासुरात बिगाड़कर सवाल किया था। बुआ सर झुकाकर कमरे से रुखसत हुई थी। मैं छुपकर बातें नहीं सुनता, इत्तेफाक ही ऐसा होता है। अहमद ने कंधे उचकाए थे। हम कब तक जाएंगे? मुझे इन भारी चीज़ों से बहुत उलझन महसूस हो रही है। आपने तो चेंज कर लिया, क्या मैं भी चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बस हम कुछ ही देर में निकल रहे हैं और तुम ऐसे ही चल रही हो। अहमद ने कहा। क्या रूहान भी हमारे साथ आएगा? ज़ुहैरा ने सवाल किया था। नहीं, लेकिन क्यों? ज़ुहैरा हैरान हुई। सिर्फ हम दोनों जाएंगे, अहमद ने कहा। लेकिन क्यों? हम रूहान को क्यों नहीं ले जा सकते? निकाह के पहले रोज़ तुम रूहान के साथ ले जाने की बात कर रही हो। अहमद कुछ हैरान हुआ। तो इसमें ऐसा क्या है? एक लड़की कभी नहीं चाहेगी कि शादी के पहले रोज़ उसके शौहर का 5 साला बेटा उसके गिर्द मौजूद हो। लड़कियां आम तौर पर सौतेले बच्चों को पसंद नहीं करती, इसीलिए। अहमद, आपकी सोच भी बिल्कुल आप जैसी बकवास है। ज़ुहैरा तपकर बोली थी। मैं जा रही हूँ उसे लेने। रूहान हमारे साथ ही जाएगा और आप हो न हो मेरे लिए रूहान आपसे ज़्यादा अहम है। समझ लें इस बात को। आपसे निकाह इतनी आसानी से करने की एक वजह यह भी है कि मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। सर्द लहजे में कहती हुई वो कमरे से जाने लगी। मैं बाकी वजूहात जानने में भी दिलचस्पी रखता हूँ। उम्मीद है किसी रोज़ हम मिलकर इस पर बात करेंगे। अहमद मुस्कुराया। ज़ुहैरा गुस्सैली निगाहों से उसे नवाजती हुई कमरे से निकल गई। अहमद चंद लम्हे हैरान तासुर चेहरा लिए चेहरे पर सजाए खड़ा रहा, फिर मोहब्बत से मुस्कुरा दिया। ज़ोही, क्या अब आप डैडी की वाइफ हैं? रूहान उसका हाथ थामे सीढ़ियाँ उतर रहा था। ये आपसे किसने कहा? डैडी ने।
और क्या कहा आपके डैडी ने? ज़ुहैरा ने नरमी से सवाल किया था। डैडी ने कहा कि अब आप हमारी फैमिली हैं और मैं आपको डैडी हैं और मैं और डैडी आपके साथ हमेशा रहेंगे। क्या मामा हमारे साथ नहीं रहेंगी? क्या आपने ये सवाल डैडी से किया था? ज़ुहैरा बामुश्किल चेहरे को नॉर्मल रखकर पूछने लगी। डैडी ने कहा कि वो हमारे पास अब कभी नहीं आएंगी। क्या आप मामा के पास जाना चाहते हैं? ज़ुहैरा ने डरते डरते सवाल किया। वो किसी सूरत रूहान से दूर होने का तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। नहीं ज़ोही, मैं मामा से मिलना चाहता हूँ लेकिन उनके साथ रहना नहीं चाहता, आपके साथ रहूँगा। वो मासूमियत से मुस्कुराया। ज़ुहैरा ने बेइख्तियार झुककर उसकी पेशानी चूम ली। मेरी जान। अहमर पोर्च में खड़ा मोहब्बत का ये मुजाहरा देख रहा कर मुस्कुराने लगा था। तो आ गए मेरे प्रिंस और प्रिंसेस। हाँ, मुझे क्वीन कहना चाहिए। ज़ुहैरा ने खफगी से चेहरा फेर लिया। अहमर उसके मासूमाना इजहार नाराज़गी पर बेइख्तियार हंस दिया। आपके दांत आजकल कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। ज़ुहैरा रूहान का हाथ थामे उसके करीब से गुजरते हुई गाड़ी में जा बैठी। अहमर भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी जो ही गेट से निकली, ज़ुहैरा की निगाहें अड्डे के बाहर लगे टेंट पर पड़ी। यहाँ ये टेंट क्यों बांधे हैं? बेइख्तियार सवाल किया। लंगर है गरीबों के लिए, अहमर ने जवाब दिया। मुझे भूख लगी है, ज़ुहैरा ने बेसाख्ता कहा। अहमर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। उसके हंसने पर ज़ुहैरा शर्मिंदगी और खफगी से मिले जुले तासुरात लिए उसे घूरने लगी। अच्छा, अब ऐसा मत घूरो, वहाँ जाकर डिनर करेंगे, अहमर ने नरमी से कहा था। लेकिन आप हंस क्यों रहे हैं? ज़ुहैरा ने मुंह बनाकर सवाल किया। मुझे नहीं पता, शायद मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे पहले ही शक था, ज़ुहैरा तड़प कर बोली और खिड़की के पार देखने लगी थी। क्या लंगर में बिरयानी है? चंद लम्हे गुजरने पर ज़ुहैरा ने अचानक सवाल किया। अहमर के लबों पर मुस्कुराहट नाचने लगी जिससे उसने फ़ौरन छुपा लिया। हाँ, बिरयानी ही है। और वहाँ अमीरों की अजीबोगरीब खाने होंगे, है ना? वो मुंह बनाकर बोली। तुम्हें बिरयानी खानी है? अहमर मुस्कुराहट दबाए सवाल कर रहा था। डैडी, मुझे भी बिरयानी खानी है। रूहान ने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ठीक है, हम बाहर डिनर करेंगे, ओके? तुम दोनों की पसंद का इसके बाद वहाँ जाएंगे। तो क्या हमें देर नहीं हो जाएगी? ज़ुहैरा ने उलझकर सवाल किया था। हाँ, हमें देर हो जाएगी लेकिन हमें देर हो सकती है। अहमर शम्स का हमेशा इंतज़ार किया जाता है। अहमर ने कंधे उचका दिए। घमंडी आदमी, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। ज़ुहैरा उसके अंदाज पर जल कर रह गई थी। अहमर उसकी बड़बड़ाहट नहीं सुन सका। शायद ये पहली दफ़ा था। लेकिन क्या इस हालात में हम रेस्टोरेंट जाएंगे? ज़ुहैरा ने अपनी तैयारी की जानिब इशारा किया। अहमर जवाब दिए बगैर गाड़ी ड्राइव करता रहा था। आपके ये अजीब गाड़ी की वजह से सब लोग हमें बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। ज़ुहैरा ने गाड़ी पीछे मुहाफ़िज़ों की हाईलैक्स पर टेढ़ी निगाह डालते हुए कहा था। ठीक है, मैं इनके लिए अच्छी सी वर्दी का इंतज़ाम कर लूँगा। वो मुस्कुराया। आपकी जान को खतरा है क्या? ज़ुहैरा ने सवाल किया था। शायद दुश्मन है कोई आपका? शायद। अहमर ने कंधे उचका दिए। मुझे क्या? ज़ुहैरा ने मुंह बनाकर कहा था। आखिर मैं उससे इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? ज़ुहैरा, बेवकूफ़ियाँ ना किया करो। क्या सोचेगा कि मैं उफ खामोश हो जाओ ज़ुहैरा, अब बिल्कुल खामोश। कोई बात नहीं करनी है इस साइको आदमी से। उसने खुद को डपटा और खामोश करवाया। अहमर शीशे से उसके चेहरे के पल पल बदलते तासुरात को बगौर देख रहा था। अहमर सिर्फ सलाद प्लेट में काटा चला रहा था। निगाहें ज़ुहैरा पर थीं जो पूरी तवज्जो से बिरयानी खा रही थी, जैसे कि दुनिया में उससे के और बिरयानी के सिवा मज़ीद कोई और शय मौजूद ना हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें बिरयानी इतनी पसंद है। अहमर मुस्कुराया। अगर पता होता तो क्या ये सब कुछ छोड़कर मेरे लिए बिरयानी का स्टॉल लगा लेते? ज़ुहैरा ने प्लेट से निगाह हटाकर मासूमियत से सवाल किया था। अहमर उसके अंदाज पर बेइख्तियार कहके लगाकर हंस दिया। वो भी मुस्कुरा दी। खाने के बाद आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है रूहान? ज़ुहैरा ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। ओके, मेरे लिए चॉकलेट क्रंच डैडी, रूहान पुरजोश से बोला था। हाँ, लेकिन आइसक्रीम हम कहीं और जाकर खाएंगे, किसी और अच्छी जगह। ज़ुहैरा रूहान की तरफ देखकर मुस्कुराई। अहमर आईब्रो उचकाकर एक हाथ अपनी थोड़ी पर रखे बगैर ज़ुहैरा का चेहरा देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? ज़ुहैरा को उसका अंदाज अजीब लगा। तुम सैर हो चुकी हो लेकिन जानबूझकर मज़ीद खा रही हो। और फिर आइसक्रीम का प्लान, वो भी किसी और अच्छी जगह जाकर। तुम नवाब के निकाह में जाना नहीं चाहती, इसीलिए ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही हो। मज़ीद खाना बंद करो, हम अब जा रहे हैं। वहीं तुम दोनों को आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे। ऑल राइट, कम ऑन, हरी अप। अहमर मुस्कुराते हुए कहता मेज़ से उठा था। ज़ुहैरा अपना राज खुल जाने पर शदीद रह गई थी। चालाक लौमड़,
नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए चालाक भेड़िया। सुहेरा बड़बड़ाते हुए उससे एक कदम पीछे चल रही थी। अहमर मुस्कुराते हुए आगे चल रहा था। जब तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती हो तो बेवकूफ़ाना हरकतें करते हुए बहुत ज़्यादा बेमायने और बचकाना बातें करती हो। अहमर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते मुस्कुराते हुए कहा था। ज़ुहैरा हैरत ज़दा रह गई। क्या ये शख्स इतनी गहराई में जाकर उसकी ज़ात की छुपे रंग देख रहा है? अहमर घूम कर ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ने लगा। ज़ुहैरा की साकत निगाहें अहमर पर जमी थीं। गाड़ी होटल के बाहर रुकी थी। अहमर ने गाड़ी से निकलकर गाड़ी का गेट खोला और ज़ुहैरा का हाथ थामकर उसे बाहर निकलने में मदद दी। ज़ुहैरा अपना लिबास संभालती गाड़ी से उतरी। ज़ुहैरा उलझन का शिकार थी और इस उलझन की वजह से लाइल्म भी। तुम्हारा तारुफ अहमर शम्स है। तुम लोगों के लिए अहमर शम्स की बीवी हो और ये एक आम बात नहीं है। उलझन से निकल आओ। आज की इस तकरीब में तुम्हारी एक अलग शान है। तुमने गलत कहा था कि लोग मुझसे खौफजदा रहते हैं, इज़्ज़त नहीं करते। आज देख लेना मेरी इज़्ज़त क्या है। अहमर ने टिश्यू पेपर से उसकी पेशानी पर चमकते पसीने की नन्ही बूंदें पोंछते हुए नरमी से कहा था। ज़ुहैरा ने खुश्क होते हल्क को तर्क करके एक निगाह उसके चेहरे पर डाली। क्या उसे सब याद है? खुद से कहा था। चलो अब चलते हैं। अहमर ने उसका हाथ थामा। उसने रूहान का और तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। जिस चीज़ का खौफ हो उसका सामना ज़रूर करना चाहिए। चलते चलते अहमर ने एक नर्म निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए कहा था। पुरसुकून रहो, तुम मेरे साथ हो। ज़ुहैरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती। वो पुरसुकून हो गई थी। चेहरे पर पुरवकार सी धीमी मुस्कान सजाकर वो अब एतमाद से उसके हमकदम चल रही थी। जो ही उन लोगों ने होटल में कदम रखा वो सब की निगाहों का मरकज़ बन गए। ये लड़की कौन है अहमर शम्स के साथ? मारूक ने हैरत ज़दा लहजे में अपने साथ बैठे नवाब से सवाल किया। ज़ुहैरा अहमर के साथ तमकनात से चलती हुई किसी नाजुक गुड़िया की मान लग रही थी। भाई की बीवी है जिसके बारे में बताया था। ज़ुहैरा यानी कि तुम्हारी कज़िन? मारूक की निगाहें उसी पर चिपक कर रह गई थी। वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों का यही हाल था। बेशक वो तीनों एक साथ मुकम्मल लग रहे थे। कितने अच्छे लग रहे हैं ना यार। खावर ने दावर के कान में सरगोशी की। दावर फ़कत सर हिलाकर रह गया। इतना खुश कभी नहीं देखा मैंने भाई को। दावर ने तबसरा किया। उनके आते ही निकाह की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अहमर शान से सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। ज़ुहैरा दिल ही दिल में हैरान थी। लोग आकर उसकी तरफ झुककर उसे सलाम कर रहे थे। इतना एहतराम! क्या एक मंशियात के सौदागर लोग इस तरह आकर मिलते हैं? क्या वो वाकई वो था जो नज़र आता था, या तह उसकी शख्सियत मज़ीद चेहरों का इम्तिजाज थी? ज़ुहैरा की समझ नहीं पा रही थी। तुम्हारा हैरान होना बनता है गुड़िया, लेकिन दुनिया ताकत और पैसा देखकर ही सर के बल चलकर आपके पास आएगी, इज्जत भी करेगी, डरेगी भी। और सतरंगी दुनिया की ये तल्ख हकीकत तुम भी कबूल कर लो। मिस्टर अहमर शम्स, आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है। एक अधेड़ उम्र शख्स मुस्कुराते हुए कह रहा था। आपको भी यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अहमर हल्के से मुस्कुराहट उस शख्स की तरफ उछालकर बोला था। वो शख्स जा चुका था। ज़ुहैरा की हैरानी अब भी बाकी थी। अहमर हर चीज़ से बेनियाज चेहरे पर संजीदा तासुर सजाए बैठा था। ये सब बहुत मसनूई है, ज़ुहैरा उकताकर बोली थी। जानता हूँ, आदत हो चुकी है अब। ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों से मिलते हुए मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं जागता। लेकिन एक बात कहूँ, अहमर के चेहरे पर मुस्कुराहट तर आई थी। ज़ुहैरा ने सवाली निगाहों से उसकी तरफ देखा। जब से तुम आई हो दिल ज़िंदगी मांगता है। दिल ज़िंदगी मांगता है? शायराना बातें ना किया करें, मुझे समझ नहीं आती। वो उलझ कर बोली थी। अहमर हंस पड़ा। मुझे कहने दिया जाए कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी है और ये दिल यही मांगता है। ज़ुहैरा ने बेइख्तियार नज़रें चुरा ली। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ। मेरे साथ ऐसे अजीब बातें ना किया करें, वो हकलाते हुए बोली थी। चले जी, जो हुक्म, अहमर ने सर खम देते हुए कहा था। ज़ुहैरा खामोशी से उसे देखती रही। दिल अजीब से एहसास का शिकार हो रहा था। ज़ुहैरा अपने कमरे में मौजूद थी। पलंग पर रूहान मीठी नींद का लुत्फ़ ले रहा था, जबकि उसकी आंखों में नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। साइड टेबल पर घर के कागजात रखे थे जो उस हक महर में दिया गया था। करीब ही चॉकलेट से भरी टोकरी थी। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। तुम्हारा तारुफ अहमर शम्स है। ज़ुहैरा को अहमर का ये जुमला याद आया। जब से तुम आई हो दिल ज़िंदगी मांगता है। वो हंस पड़ी। साइको, बड़बड़ाते हुए वो पलंग पर लेटी। वो कंबल सर तक ओढ़ लिया था। तुम्हारा तारुफ अहमर शम्स है। ज़ुहैरा बेइख्तियार उसे सोच रही थी और ये सोचे उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। काफ़ी देर तक वो उनकी ही अनोखी सोचों में गुम रहने के बाद आखिरकार गहरी नींद में चली गई।
अहमद शम्स गहरी नींद में था जब हॉल के दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद कसमसाया लेकिन उठने की ज़रूरत महसूस नहीं की। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक उसके हवासों पर कोड़ों की मान लगती महसूस हो रही थी। क्या मजाक है, इस वक्त कौन है? वो बेजारी से बोला था। भाई मैं खावर, बिलाल आया है, पुलिस भी है साथ। खावर का लहजा परेशानी में डूबा हुआ था। अहमद शम्स चौंका और आंखें रगड़ता हुआ उठ गया। घड़ी पर निगाह डाली, रात के 4 बज रहे थे। इसको कोई और वक्त नहीं मिला यहाँ आने के लिए? वो बड़बड़ाते हुए उठा और नाइट गाउन का बेल्ट बांधकर पैरों में हवाई चप्पल उड़ाता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो कई लोग बौखलाए हुए चेहरे सामने मौजूद थे। माफ़ी चाहता हूँ भाई, पुलिस अफसर बिलाल उलझा हुआ लगता था। खुश आमदीद, अंदर आ जाओ, वो कहते हुए मुड़ा। बिलाल खान अपने साथ मौजूद निफरी को वहीं रोककर खुद अंदर दाखिल हुआ था। आखिर खावर भी साथ ही अंदर आया था। गालिबन आप गहरी नींद में थे, बिलाल खान हकलाकर बोला था। सीधा मुद्दे पर आओ, अहमद सोफे पर टांग चढ़ाते हुए बोला था। दरअसल आपकी गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं, मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ, बिलाल खान झिझकते हुए बोला। अहमद और खावर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कह रहे हो, मुझे गिरफ्तार करना है? अहमद ने अपनी तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। जी, बिलाल ने जज्बात में गर्दन हिलाई। अहमद हंस दिया। बिलाल घबरा गया। मुकदमात क्या हैं? मुद्दई कौन कौन हैं? अहमद मुस्कुराते हुए पूछने लगा। दहशतगर्दी के मुआवनात, असला साजी, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गन सप्लाई, बिलाल खान हिचकिचाते हुए कह रहा था। मुद्दत किस किस ने कबूल की है? आपके साबका सुसर हैं और MNA शाकिर बलोच, साथ ही रकन अमीन कमेटी दाऊद नगरी के चेयरमैन आमिर सलीम। अहमद मुस्कुराते हुए पेशानी मसल रहा था। अच्छा, तो कांता मैम यहाँ तक पहुँच गई हैं। चलो अच्छा है, उनकी गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? आज ही गिरफ्तारी मांगी है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं तो बस, बिलाल खान बेचारगी से बोला था। मैं कोई बाबा कायद नहीं हूँ, मेरे आगे मत बिछा करो, बहुत बुरा लगता है, तुम पुलिस वाले हो, ज़रा रोब में रहा करो यार, अहमद ने मुंह बनाकर कहा था। आपने ही तो बनाया है भाई, बिलाल खिसिया कर बोला था। अच्छा तुझे याद है? हाँ, मुझे लगा तू भी नमक हराम हो गया है। वैसे ये शाकिर बलोच साहब भूल गए हैं कि इस इलाके का MNA इससे किसने बनाया था। अच्छा है, लगता है उकता गया है सियासत से। चलो फिर इनको भी आराम करने देते हैं। जी, बिलाल सर हिलाकर बोला था। अच्छा इंतज़ार करो, खावर अपने भाई की कुछ खातिरदारी कर, मैं आता हूँ, अहमद ने नरमी से कहते हुए बाहर का रुख किया था। भाई कहाँ जा रहे हैं? बिलाल, जो खावर का छोटा भाई था, उलझ कर बोला। गए होंगे कपड़े बदलने। तुम बताओ क्या खाओगे पियोगे? चाय ठीक रहेगी? खावर ने आम से लहजे में सवाल किया था। हाँ चाय ले आओ। वैसे सुनो, अहमद भाई गिरफ्तारी तो देंगे ना? मैं तो दोनों तरफ से फंस कर रह गया हूँ। हाँ देंगे ना यार, कोई नवाज शरीफ है जो बाहर भाग जाएंगे? वैसे साहब बीवियाँ हो या साहब का वजीर आजम, जान नहीं छोड़ते नए आने वालों की। खावर बड़बड़ाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। बिलाल परेशानी से पेशानी मसलता रह गया था। अहमद शम्स बाल संवारते हुए घड़ी पहन रहा था, चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। दफ्तन उसका फ़ोन बजा। मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें डालते ही चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। हाँ बको, फ़ोन कान से लगाते हुए हिकारत से बोला। हाँ, गुस्सा बता रहा है कि सरकार मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगे हैं, देने के लिए तुम्हें मेहमान बनाने आए हैं। कैसा लगा मेरी तरफ से शादी का तोहफ़ा? बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अरसे से ज़िंदगी में कोई खालसा हलचल नहीं थी, कुछ तब्दीली होनी चाहिए थी। शुक्रिया, किसी भी इंसान से मिलने वाला शादी का सबसे अनोखा तोहफ़ा है मिस कांता, अहमद ठहर कर बोला था। सुनकर खुशी हुई। कांता नफरत से बोली, और कोई बकवास नहीं करना चाहती हो तो मैं फ़ोन बंद कर दूं? पूछोगे नहीं कि मैंने ये कैसे किया? दिलचस्पी नहीं जानने में, अहमद बेजारी से बोला था। खैर फिर भी सुन लो, जितने अरसे तक मैं तुम्हारी बीवी थी, कमरे में तुम्हारा लॉकर जिसका पासवर्ड रूहान की तारीख़ पैदाइश था, उसमें रखे तमाम कागजात लेकर अपने पास कॉपी करती रही हूँ, और तुम्हारा लैपटॉप जिसमें तुम्हारे सारे करतूतों का डेटा था, वो भी अब आला अहकाम के तक पहुँच चुके हैं। पूरी कोशिश करूँगी कि मामला एजेंसी तक पहुँच जाए और तुम सारी ज़िंदगी जेल में सड़ते रहो। अहमद लब भीचे सुनता रहा था।
मुझे लगा मुझे बाहर आने में 2 दिन लगेंगे। अहमर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन चलो अच्छा है, 1 माह है तुम्हारे पास, सुकून से रह लो, फिर मैं आकर तुम्हें अहमद शम्स से मिलवाऊंगा। गुड नाइट माई एक्स डार्लिंग, अहमद शम्स का इंतज़ार करना। अहमद शम्स ने फ़ोन बंद कर दिया था और गहरी सांस लेकर बाहर निकला। ज़ुहैरा लॉन्ज में जाए नमाज बिछाए फजर की नमाज अदा कर रही थी। अहमद सुस्त कदमों से चलता हुआ वहां आया। उसे नमाज पढ़ता देखकर पलटकर रोहान के कमरे में दाखिल हुआ और गहरी नींद में था। अहमद शम्स ने झुककर उसे बोसा दिया और उसका सर सहलाया। डैडी विल मिस यू माई प्रिंस, उसने कानों में हल्की सी सरगोशी करता कमरे से निकल आया था। ज़ुहैरा अब भी सुकून से नमाज अदा कर रही थी। अहमद आंखों में नरमी से एहतराम लिए उसे देखता रहा। ज़ुहैरा ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद उलझ कर उसे देखता रहा। ज़ुहैरा ने दुआ मुकम्मल की और जयनमाज उठाते हुए पलट कर उसे हैरत से देखा। आप इस वक्त इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? जेल, वो हल्का सा मुस्कुराया। जेल? वो उलझ कर पूछने लगी थी। अहमद ने इस बात में सर हिलाया। मैं कुछ समझी नहीं। ज़ुहैरा को उसका सुकून अजीब लगा। मैं कुछ अरसे के लिए जेल जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। आपकी तैयारियाँ और चेहरे से तो लग रहा है कोई इतनी खुशी जेल जाता है भला, वो मासूमियत से कहती अहमद को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। उसने उसका हाथ नरमी से थाम कर उसे सोफे पर बिठाया और ख़ुद मेज़ पर बैठ गया। मेरी बात सुनो, एक छोटा सा मसला है और बस। मुझे कुछ दिन जेल में रहना होगा और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। क्यों? लेकिन आपने क्या किया है? मतलब सब तो कहते थे कि आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ज़ुहैरा अब के परेशान से बोली थी। माजी में बहुत कुछ किया है, फ़िलहाल कुछ नहीं, लेकिन माजी तो माजी है, हाल पर कुछ न कुछ तो असरअंदाज होगा ही, है ना? तो तुम फिक्र मत करना, अपना ख्याल रखना और रोहान का भी। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही वापस लौट सकूँ। अहमद उसका हाथ थामे नरमी से कह रहा था। ज़ुहैरा खामोश चेहरा लिए उसे खौफ से ज़्यादा नज़रों से देखती रही। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज ज़बान पर आने से कासिर थे। इंतज़ार करोगी या नहीं? अहमद ने मुस्कुराकर पूछा था। मुझे नहीं पता, ज़ुहैरा ने नज़र चुराकर कहा। ख़ावर यही है, नूरा बुआ भी यही हैं, तो परेशान बिल्कुल मत होना। उनके होने से मेरा क्या लेना देना? ज़ुहैरा अपना हाथ छुड़ाकर एक तरफ जा खड़ी हुई। जाएं आप, अल्लाह हाफ़िज़, वो बज़ाहिर संजीदगी से बोली, लेकिन अंदर ही अंदर दिल उसकी गैर मौजूदगी का तस्वुर करने से डर रहा था। ख्याल रखना अपना, अहमद आहिस्ते से कहता पलट गया। ज़ुहैरा खुद को संभालती बालकनी में चली आई। आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी। पुलिस की वैन खड़ी थी जिसके आसपास कई पुलिस एहलकार मौजूद थे। चंद लम्हों बाद वो मरकज़ी दरवाजे से निकलता दिखाई दिया। खावर और दावर और नवाब भी वहाँ मौजूद थे। अड्डे के तमाम लड़के हैरत ज़दा थे। अहमद की गिरफ्तारी गैर मुतवक्का थी। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि अहमद भी गिरफ्तार हो सकता है, जबकि अहमद इन सब से लापरवाह फ़कत एक बात को सोच रहा था, ज़ुहैरा को, उसके रद्द-ए-अमल को। क्या वो उसके बिल्कुल परवाह नहीं करती? उसकी गैर मौजूदगी का ज़ुहैरा क्या असर लेगी? पुलिस कार में सवार होने से कबल उसने पलटकर घर की तरफ देखा। ज़ुहैरा पर्दे की ओट में हो गई। उसे ना पाकर अहमद का अंदर सन्नाटा उतर गया। वो सर झटक कर कार में सवार हुआ। ज़ुहैरा सांस रोके वहीं खड़ी रही। फिर पर्दे की ओट से निकलने पर उसने देखा कि पुलिस कार आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस वैन कार के पीछे थी। अड्डे के बाहर लड़कों का रश बढ़ता जा रहा था। ज़ुहैरा अपने अंदर सन्नाटे लिए वापस अंदर चली आई और गिरने के अंदाज पर सोफे पर बैठ गई। अब क्या होगा डैडी? कांता बाप के सर पर खड़ी थी। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। जाहिर है ऐसे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, कोई आम शख्स नहीं है, ताकत और अकल रखता है। वो कह रहा था 1 माह में ही बाहर निकल आएगा। कांता उलझन ज़दा थी। तो जाहिर है सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा क्या? मैं उसे सारी ज़िंदगी जेल में देखना चाहती हूँ डैड। फ़िलहाल मेरा सर ना खाओ कांता, अब जो होगा उससे कबूल करना होगा। वो बेजारी से कहकर वहाँ से उठ गए। ज़ुहैरा गायब दिमागी से नाश्ता तैयार कर रही थी। रोहान लाउंज में LED के आगे बैठा चैनल सर्च कर रहा था। अचानक उसने रिमोट पर हरकत करती उंगलियां को रोक दिया और पुरशौक निगाहों से LED पर नजरें आने वाले चेहरे को देखने लगा। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि रामनाथ गली के मशहूर ज़माना अहमद शम्स आफरीदी को सुबह उनके अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आज की बड़ी खबर है। इत्तलात के मुताबिक उन पर एक साथ कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अहमद शम्स आफरीदी के वालिद माजी के नामोर ताजिर व सियासी शख्सियत थे। अहमद शम्स आफरीदी जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, ज़राई बताते हैं कि उन्हें कल दोपहर 11 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। नाजरीन, आज की बड़ी खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अहमद शम्स आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोही डैडी जोही
रूहान भागता हुआ किचन में गया और उसकी आवाज़ सुनकर ज़ुहैरा बुरी तरह चौंकी। क्या हुआ मेरी जान? रूहान कुछ कहे बगैर उसका हाथ थामकर उसे बाहर की जानिब खींचने लगा था। डैडी टीवी के अंदर चले गए हैं, वहीं देखें, जल्दी से आए ना जोही, डैडी टीवी के अंदर हैं। रूहान उसे खींचता हुआ अपने साथ लॉन्च में ले आया था। न्यूज़ रिपोर्टर अब भी चीख चीख कर पुरजोश अंदाज में अहमद शम्स के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। ज़ुहैरा ने फ़ौरन रिमोट उठाकर स्क्रीन बंद कर दी। रूहान ने उलझकर ज़ुहैरा की तरफ देखा। वो परेशान निगाहों से साक़त स्क्रीन को मुसलसल घूर रही थी। अहमद शम्स लॉकअप में मौजूद था। हाथ में सिगार लिए वो धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सामने की दीवार को घूर रहा था। भाई, कुछ चाहिए तो नहीं आपको? अहमद ने चौंक कर इंस्पेक्टर बिलाल पर निगाह डाली। हाँ चाहिए, ये चाहिए कि तू हर 5 मिनट बाद आकर मुझे सवाल ना पूछ। कुछ चाहिए होगा तो बोल दूंगा इसको। लॉकअप के बाहर तैनात एहलकार की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा था। बिलाल खिसियाकर पलट गया। अहमद ने सर झटक कर उसके करीब रखे मोबाइल को हाथ में लिया और एक नंबर डायल करने लगा। अहमद शम्स बात कर रहा हूँ। ओह हाँ, अहमद कैसे हो? दूसरी तरफ नसीम शाहिद थे। अच्छा खासा हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, दिमाग जगह पर नहीं है क्या? अहमद ने सर्द लहजे में कहा। यार कसम खाता हूँ जो मैंने एक कागज़ पर भी दस्तखत किया हो। पिछले हफ्ते तो मुताल्ला हुआ हूँ मैं। राजा बशीर का क्या किया धरा है सारा, लेकिन तुम बोलो तो सही, जो कर सका करूँगा। नईम शाहिद तेज़ी से बोल रहा था। अच्छा, राजा बशीर, इसका ज़रा शिजरा नस्ब खंगाल कर भेजो। और हाँ, ये अदालती कार्रवाई कौन कर रहा है? जस्टिस फारूक रंधावा। नसीम शाहिद ने झिझक कर कहा। धत तेरी की, घटिया लोगों ने छीन चुन के जज बिठाया है मेरी दुम पे। अहमद शम्स झल्ला गया। क्या बोलते हो? उठवा लें क्या कोई सेटलमेंट? नहीं, छोड़ो, शरीफ लोगों को नहीं छेड़ता मैं। तो क्या जेल जाओगे? नसीम शाहिद हैरानी से बोला। क्या फ़र्क पड़ता है, एक माह की बात है, कुछ न कुछ सेटलमेंट हो ही जाएगी। मौका दे रहे हो दुश्मनों को। नसीम शाहिद ने फ़कत नुक्ता उठाया था। कभी कभी देना चाहिए, खुश हो लेने दो उनको। अहमद मुस्कुराया था। यार तुम इतने सुकून में कैसे हो? मैं तुम्हारे पास आने की सोच रहा था और तुम खुद जेल में जाने की तैयारी में हो। मेरी मसले का क्या होगा? नसीम शाहिद झल्लाकर बोला था। अहमद कहका लगाकर हंस दिया। तभी कहूँ, इतनी मुखलिसाना मशवरे क्यों दे रहे हो? अपना मतलब है। नसीम शाहिद खिसिया कर रह गया। करता हूँ फ़ोन उसको भी। फिक्र मत करो, अगले हफ्ते वापस जाकर दफ्तर संभाल लेना। शाम तक मुझे राजा बशीर का सारा डेटा चाहिए। मेरा लड़का आएंगे तुम्हारे पास, दे देना उसको, ठीक है? ज़बरदस्त, बस फिक्र ही नहीं करो, समझो हो गया तुम्हारा काम। अहमद ने फ़ोन बंद किया और इस ताज़ा अंदाज में सर झटक दिया। डैडी कब आएंगे जोही? कहाँ है वो? रूहान सोफे पर टांगे पसारे बैठा था। दोपहर से शाम होने को आई थी। रूहान कई बार ये सवाल कर चुका था। वो किसी काम से गए हैं मेरी जान, आ जाएंगे बहुत जल्द। ज़ुहैरा ने नरमी से जवाब दिया था। वो खुद भी अजीब उलझन में घिरी थी। वो खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। क्या होगा अब? क्या वो वापस आएंगे? टीवी पर तो कह रहे थे उम्र कैद हो सकती है। मैं कैसे संभालूंगी रूहान को? कैसे रहूंगी? क्या करूंगी? या अल्लाह खैर कर। अचानक एक ख्याल आते ही उसने नौरा बुआ को आवाज़ दी थी। नौरा बुआ। वो उठकर उनके कमरे की जानिब बढ़ी। उसी वक्त वो कमरे से निकलती दिखाई दी। बुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे से जाहिर है, वो नरमी से बोली थी। क्या होगा अब? क्या उससे पहले कभी अहमद को जेल हुई है? वो उलझन ज़दा थी। कई साल पहले, शायद 13-14 साल कबल, तब तो बच्चा था, 20-21 साल का था। तब तो सुल्तान साहब जिंदा थे, शाम को ही वापस आ गया था। उनके वालिद लाए होंगे ना, लेकिन अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। बुआ ने आगे बढ़कर उसकी आंखों से बहने वाले आंसू पोंछा था। अहमद कोई नन्हा बच्चा थोड़ी है पगली। बड़े बड़े वजीर उसके पास अपने काम लिए आते हैं, वो कुछ न कुछ कर ही लेगा। अहमद क्या वाकई दहशतगर्दों के साथ काम करते हैं? ज़ुहैरा झिझक कर पूछने लगी थी। मैं इतनी बातें नहीं जानती मेरी बच्ची, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, अहमद शम्स कभी किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। मैं कई सालों से यहाँ हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ, और वो किस मिजाज का है। ज़ुहैरा परेशान निगाहों से उनका चेहरा देखती रही थी। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनिए बुआ, नीचे से खावर को बुलवा दें, ज़ुहैरा ने कहा था। ठीक है बेटा, बुआ कह के आगे बढ़ गई। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।